लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक लड़की का नदी में तैरता शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना गायघाट थाना अंतर्गत बेनीबादोपी इलाके के केवटसा पोखर की है। शव मिलने की सूचना पे भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पे पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतका की पहचान उसी गाँव के विनोद शर्मा की 19 वर्षीय पुत्री प्रीति कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के संबंध में परिवार वाले कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। कोई कहता है कि मौत डूबने की वजह से हुई है तो कोई कुछ और। इस घटना के बाद गांव में तरह तरह की चर्चा भी खूब हो रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश कर रही है। मुजफ्फरपुर में शादी का झांसा देकर एक लड़की से शारीरिक संबंध बनाया गया। इस दौरान वह प्रेग्नेंट हो गई। जब उसने लड़के को यह बात बताई तो उसने मुंह फेर लिया। किशोरी के शरीर में बदलाव आया तो उसकी मां ने पूछताछ की। किशोरी ने सब कुछ सच बता दिया। इसके बाद परिजन उसे लेकर आरोपी के पास गए। शादी करने की बात कही लेकिन युवक ने मुंह फेर लिया। पीड़िता ने अब एक बच्चे को जन्म दिया है। वह कुमारी मां बन चुकी है। इस घटने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला कटरा थाना इलाके का है। पीड़िता ने थाने में FIR दर्ज कराया है। इसमें कुंदन कुमार और उसके परिजन को आरोपी बनाया है। FIR दर्ज होने पे पता लगते ही आरोपी फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। पीड़िता की मां ने बताया कि उसने अपनी बेटी से जब इस संबंध में पूरी जानकारी ली तो उसने बताया कि दोनों 2 साल से रिलेशन में थे। इस दौरान युवक ने कई बार उसके साथ संबंध बनाया। जब भी वह मना करती थी तो कहता था कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, तुम निश्चिंत रहो। वह अपनी बातों से किशोरी को जाल में फंसाकर उससे हवस का शिकार बनाता रहा। लेकिन जब वह प्रेग्नेंट हुई और इसका पता आरोपी को चला तो उसने रिश्ता खत्म कर लिया। किशोरी को धमकी तक दी कि उसे बदनाम कर देगा। उसे बच्चा गिराने तक दबाव बनाया लेकिन वह नहीं मानी। पीड़िता और उसके परिवार वाले लोक लाज के डर से शादी करने को तैयार हो गए। आसपास के लोगों के साथ आरोपी के घर पहुंचे और उसके परिजन से पूरी बात बताई। उन लोगों ने आश्वासन भी दिया कि शादी कर देंगे लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी वो टाल मटोल करते रहे। इसी बीच किशोरी ने एक लड़की को जन्म दिया। इसके बाद से सभी आरोपी गांव छोड़कर भाग गए। इधर कटरा थानेदार ललित कुमार ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी की जा रही है। शादी में आया था और शादी हो गया तो 2-3 महीना वो यहाँ रुका। मेरे साथ प्रेम करने लगा। हम भी उसके साथ प्रेम करते थे। फिर मेरे साथ गलत किया। फिर हम बोले उसको शादी करने के लिए तो बोले शादी करने के लिए बोले तो शादी करने से इनकार कर रहा है। मेरे पेट में उसका बेबी है तो मुझे। अच्छा, जन्म ले लिया है बच्चा? हाँ। क्या हुआ है बच्चा में? लड़की।
क्या चाहते हैं आप? मुझे न्याय चाहिए। थाने में शिकायत किए हैं? हाँ किए हैं। आरोपी कहाँ है? आरोपी सब कहाँ है? भाग गया? हाँ रानीगंज रहता है। डॉक्टर यहाँ गेली तब पता चला। दरभंगा हमें का दिखावे गेली का शुरू में पथरी के इलाज हुआ, तो हम सोचे एक पेट में दर्द हो छे, तो हम पथरी के इलाज करावे गेली। यहाँ बतैलक न कि हमरा ई स्थिति है। हमरा सबके मालूम रहे जहाँ दुनू प्रेम करे है। 1-2 महीना यहाँ रहलक है, तब जाकर जे धीरे धीरे एक पेट ऊँच होल। तब पबनी के बाद एक पहले पूछली कि आगे ई स्थिति है, तो कहलक हाँ। नहीं हमारा पूरे बात बतैला, तो हम डॉक्टर यहाँ गेली तब हमारा पता चलल कि हाँ एक बात है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम शादी करेला। आई थी, उम्र उसका 17 वर्ष है, जो उसने अपना जन्म तिथि प्रमाण पत्र लगाया है। उसके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है कि कुंदन कुमार नाम का लड़का, जो उसका रिश्तेदार ही है और उसका पड़ोसी भी है, उसी के द्वारा झांसा देकर के, शादी का झांसा देकर के उसके साथ संबंध बनाया गया और वो गर्भवती हो गई। फिर शादी का दबाव ग्रामीणों के द्वारा दिया गया तो वो लड़का भाग गया। तब इन लोग आवेदन दिए हैं, थाना में केस हम लोग दर्ज कर लिए हैं। 4722 कांड संख्या है और उसमें कार्रवाई चल रही है। लड़की जन्म ली है सर? ऐसी सूचना हमें भी मिली है। इस संबंध में अनुसंधानक से बात किए तो उनके द्वारा बताया गया कि इस तरह की सूचना मिली है, इसलिए 164 की कार्रवाई यदि नहीं की जा सकी है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी 164। फिर बड़े पदाधिकारियों का जो दिशा निर्देश होगा उस अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। तत्काल लड़का यहाँ से भाग गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की क्या करें? आरोपी के घर में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। न उसके पिताजी हैं, न उसकी माँ है, न उसका कोई क्लोज रिलेटिव है, न लड़का है। सारे लोग भागे हुए हैं। कुछ लोग दिल्ली हैं, कुछ लोग कलकत्ता। चुनावी प्रचार के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा बिहारियों के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को लेकर गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी के द्वारा परिवाद दायर कराया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दर्ज परिवाद में परिवादी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी द्वारा बिहार यूपी वासियों पर अपमानजनक बयान दिया है। दरअसल पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को चुनावी सभा के दौरान बिहार और यूपी के निवासियों पर टिप्पणी की थी। इसी से आहत होकर तमन्ना हाशमी ने धारा 295, 295 का 504, 511 के तहत परिवाद दर्ज कराया है। वहीं न्यायालय में मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की अगली तिथि 24 फरवरी को मुकर्रर की है। मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी पे मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया है। परिवाद इसलिए दायर किया है कि चन्नी जी ने सीधा सीधा बिहार के लोगों को पंजाब आने से मना करने का काम किया है। पंजाब जो है उनकी जागीर नहीं है। पंजाब भारत का एक राज्य है और भारत का अभिन्न अंग है, न कि वो तालिबान है। ऐसा कह के उन्होंने बिहारी और बिहारियों को सीधा सीधा धमकी देने का काम किया है, अपमान करने का काम किया है, आहत करने का काम किया है। इसी से आहत होकर मैंने उन पर आज मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में धारा 495, 495 का 295 और 511 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और जिसकी सुनवाई की तारीख जो है 24/2/2022 रखी है। क्या कारण हो सकता है ऐसे विवादित बयान देने? देखिए, कारण ये है कि सिर्फ राजनीतिक फायदा के लिए आप किसी भी प्रदेश के लोगों को टारगेट नहीं बना सकते, क्योंकि आप जितना कमज़ोर बिहारी को समझते हैं वो उतना कमज़ोर है नहीं। आज पंजाब की या पूरे भारत की लाइफलाइन बिहारी है। अगर बिहारी नहीं हो तो देश ही ना हो, इतना आप समझ लीजिए। देश में जहाँ भी आप देख लीजिए बिहारी है और बिहारी का हर एक चीज़, हर एक मामले में सबसे आगे है। इससे लोगों में बड़ी जलनशीलता पैदा होती है, लोगों में बड़ा अपने आप को छोटा महसूस करते हैं बिहारियों के सामने। तो इसी से आकर बौखला कर बिहारियों के खिलाफ हर प्रदेश के मुख्यमंत्री अलग अलग बयान देते हैं। तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि एक बिहारी 100 पे भारी। अगर आप ऐसा कहेंगे तो बिहारी आपको कोर्ट तक खींच के ले आएगा। और हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और हमें उम्मीद है कि चन्नी जी को कोर्ट ज़रूर सज़ा सुनाने का काम करेगी।
रूस और यूक्रेन में मंडरा रहे युद्ध के संकट के बीच भारतीय दूतावास से भारतीयों को यूक्रेन खाली करने की चेतावनी के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। बड़ी संख्या में यूक्रेन से भारतीय पलायन कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन में रह रहे लोगों के परिजन खासे परेशान हैं। यूक्रेन के जेपोजिया स्टेट में उत्तर बिहार के 50 से अधिक मेडिकल छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें मुजफ्फरपुर के भी 12 से अधिक छात्र हैं। सभी भयभीत और अनहोनी को लेकर आशंकित है। घर से लगातार माता पिता और सगे संबंधी वापस आने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कॉलेज के दबाव में छात्र वहां रुकने के लिए विवश है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज पानी टंकी के समीप रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी अमरेश कुमार सिन्हा के पुत्र आशीष चंद्रा और बीबीगंज मेन रोड के रहने वाले अमन कुमार फंसे हुए हैं। ये दोनों यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। दोनों सही सलामत और सुरक्षित है। आशीष चंद्रा ने फोन पर अपने परिजनों को फोन पे बताया कि वो यूक्रेन और रूस की बॉर्डर इलाके के जेपोजिया सिटी में रह रहे हैं। एमबीबीएम के 5वें सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी कर रहे आशीष ने कहा है कि भारतीय दूतावास लगातार उन लोगों को वापस भारत लौटने के लिए कह रहा है, लेकिन कॉलेज की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई चालू रखने की बात से वो अब तक रुके हुए हैं। आशीष चंद्रा के परिजनों ने बताया कि आशीष ने 2 दिन पहले फोन पे उन्हें बताया कि 2 दिनों से वहां छतों के ऊपर से लगातार हवाई जहाज घूम रहे हैं। शहर की सड़कों पर तोप और अन्य सैन्य वाहन भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोग सशंकित जरूर है, पर यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि शायद युद्ध का ऐलान तकरार तक सीमित होकर रह जाए। युद्ध जैसी स्थिति भी जल्द टल जाए। भारतीय दूतावास से यूक्रेन छोड़ने के ऐलान के बाद हजारों भारतीय यूक्रेन छोड़कर लौटने लगे हैं। हालांकि वो दोनों यूक्रेन में हैं। सभी स्थितियों पर नजर रखते हुए लगातार परिजनों से संपर्क में है। उम्मीद है कि युद्ध की स्थिति टल जाएगी। परिस्थिति अनुसार दोनों इसका निर्णय लेंगे। अभी तक तो जानकारी यही है कि वो चलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई संसाधन नहीं मिलने के कारण वो फंसा हुआ है वहाँ अभी तक। कब से वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पढ़ाई तो वो पिछले 2 साल से कर रहा है। MBBS कर रहा है वो, और 5th सेमेस्टर में है वो। जिस प्रकार की सूचनाएं आप लोग अखबार या टीवी के माध्यम से मिल पा रही होंगी, तो उसको लेकर कितने चिंतित हैं? नहीं, चिंतित तो वहाँ तो मेजर अभी है, तो चिंतित तो होना लाजमी है। अभी चिंतित तो हम लोग भी हैं, लेकिन बस एक है कि बातचीत हो जाता है तो वो थोड़ा संतुष्टि मिलता है। जी, कल बातचीत हुई है। बोले कि हम ठीक है अभी, नहीं आने के लिए कोई अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जब तक प्रशासन व्यवस्था करके नहीं देगा तब तक तो नहीं पहुंच पाएगा ना। क्या उनसे बात करने पर क्या लगा, मतलब वो क्या बता रहे हैं, किस तरह की स्थिति है? डरा हुआ है अभी तो। भारतीय दूतावास से हाँ, कांटेक्ट में है वो, कांटेक्ट में है। आप लोग से कोई बातचीत नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। 2 साल से ऊपर हो गया और वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। अभी क्या स्थिति है, जो दुनिया में हालात है उसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी? तो यहाँ से हम लोग कैसे बता सकते हैं, लेकिन जैसा कि पता चला है वहाँ एम्बेसी बोलता है कि आप लोग छोड़ दीजिए, रसिया छोड़ दीजिए, लेकिन संस्था की तरफ से बोला जा रहा है कि नहीं, क्लास चलेगा। अभी तक तो ऑनलाइन क्लास चलता था, लेकिन अब वो लोग रेगुलर क्लास चलाने के फिर में। कोई बात आप लोग की हो पाई आशीष से? इधर कोई बात नहीं हुई। लास्ट कब बात हुई? हाँ, लास्ट कब बात हुई? कल बात हुआ है ना। हाँ, कितना चिंतित है? चिंतित तो है ही, परिस्थिति भी वहाँ की बहुत खराब है। चिंतित होना स्वाभाविक है। कौन लगते हैं वो? मेरा नाती है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा गुरुवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। जिले के 73 परीक्षा केंद्रों पर करीब 76,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। शहर में छात्र छात्राओं के लिए कुल 73 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4 आदर्श केंद्र भी शामिल हैं।
कदाचार रहित परीक्षा आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई उपाय किए गए थे। मुख्य प्रवेश द्वार पे ही छात्र छात्राओं की सघन तलाशी ली जा रही थी। परीक्षा के लिए नियुक्त दंडाधिकारी लगातार केंद्रों की निगरानी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर परीक्षा को लेकर शहर के हर चौक चौराहे पर भीड़ भाड़ बढ़ गई थी। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन गणित विषय की परीक्षा देकर निकल रही छात्राओं ने बताया कि सवाल सिलेबस के अंदर होने के कारण परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान सभी छात्राओं का तिलक लगाकर मुंह मीठा कराकर उसके बाद सेंटर में प्रवेश दी गई। गौशाला रोड स्थित चैपमैन बालिका स्कूल में एक छात्रा का हौसला देखते ही बन पड़ रहा था। छात्रा का नाम स्नेहा कुमारी है और वह बोचहा की रहने वाली है। स्नेहा का ट्यूशन के दौरान पिछले दिनों दुर्घटना में पैर टूट गया था, लेकिन उसके पिता ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर एग्जाम दिलाने परीक्षा केंद्र पे पहुंच गए। स्नेहा के हौसले को डेन न्यूज सलाम करती है। ट्यूशन से घर जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया था, टेम्पो पलट गया। अच्छा, जी, उसके बाद वहीं पे एक्सीडेंट हो गया था तो पैर फ्रैक्चर हो गया है। एग्ज़ाम देने कैसे हैं? मम्मी के साथ और मौसा जी के साथ। मौसा जी? जी। दर्द वगैरह काफ़ी हो रहा होगा? दर्द है लेकिन फिर भी। उसके बावजूद भी देना जैसा ज़रूरी समझा आपने? जी। कैसा गया एग्ज़ाम? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। जी। दर्द वगैरह तो काफ़ी हो रहा होगा? जी। किसके मदद से आई यहाँ पे आप? सुबह में मम्मी लेके आई थी, फिर अभी मौसा जी लेके कब जाएंगे। ऑटो पलटा था? 2 दिन पहले। पैर फ्रैक्चर हो गया? जी। पेपर कैसा गया और किस सब्जेक्ट का था पेपर? मैथ का था, बहुत बढ़िया गया। तो अब हो गया क्वेश्चन पूरा? जी। तैयारी था क्योंकि कोविड का समय था, किस तरह का तैयारी था पहले? जी, तैयारी तो मतलब था ठीक ठाक, लेकिन फिर भी मतलब हो गया। बहुत अच्छा गया। ऐसा गया? कौन किस चीज़ का एग्जाम था? मैथ का। बढ़िया गया? क्या तैयारी था? बहुत अच्छा तैयारी था। क्वेश्चन सब पूरा हो गया? हो गया। क्या क्या बोलेंगे? ठीक है। बताइए, एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छे गए। एग्जाम वेरी गुड। ठीक। कैसा गया एग्जाम? आप बताइए कैसा गया एग्जाम? सर बनाइए रहे थे तब तक टाइम खत्म हो गया थे, पूरा नहीं बनाए। पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया? 95 3 को हो गया। मैम के बोले 5 मिनट बनाने दीजिए तो नहीं बनाने दी। अच्छा, आइए आइए। और बताइए तैयारी कैसा था एग्जाम को लेकर? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन जो क्वेश्चन याद किए थे वो लोग सब तो नहीं आया, लेकिन अलग से आया था, लेकिन बहुत अच्छा। कोविड में तैयारी हुआ था? हाँ। चलिए बोलिए, कैसा था तैयारी? अच्छा था। पूरा हुआ क्वेश्चन? हाँ। बताइए। ठीक था। कैसा था तैयारी? ठीक था, पर 1-2 क्वेश्चन छूट चुकी है। छूट गया? हाँ। तैयारी नहीं थी क्या? हाँ। बताइए। ठीक है। बिहार में कोरोना वायरस के वैक्सीन टीके की बर्बादी की खबर से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। इसका असर जिले में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि अधिकारियों ने वैक्सीन के टीके की बर्बादी से साफ इनकार करते हुए जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अजय पांडे ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की बर्बादी नहीं हुई है, ये गलत अफवाह फैलाया जा रहा है। हम लोगों ने वैक्सीन की मदद से ही कोरोना की तीसरी लहर पे काबू पाया। अब तक जिले में करीब 53 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 18 से 45 वर्ष वालों का 99% वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं 15 से 18 वर्ष वालों का 54% वैक्सीनेशन हो चुका है। आपको बता दें कि जिले में सिर्फ बच्चों के टीकाकरण के लिए ही वैक्सीन की डोज मंगाई गई है। इससे पहले जिले में कोविशील्ड की डोज लगाया जा रहा था। वह 1 वर्ष के कोरोना टीकाकरण के दौरान पूरे राज्य में कोवैक्सीन की 1,67,033 डोज बर्बाद हो गई है। टीका देने में लापरवाही से इतनी डोज मरीजों तक नहीं पहुंच सकी। वैक्सीन देने में लगाए गए कर्मियों ने 10 लोगों के जमा होने से पहले ही टीके की वायल शीशी खोल दी। इससे दवा बची ही रह गई। यह सारी जानकारी कोविन पोर्टल पे उपलब्ध है। मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार पांडे, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। अपने ज़िला में किसी तरह की दवा की बर्बादी नहीं हुई है, न दवा खराब हुई है। अभी तक हम लोग 52,32,000 से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण कर चुके हुए हैं और भिन्न भिन्न एज ग्रुप में किए हुए हैं। अभी जो मेरा टीकाकरण चल रहा है वह 15 से 18 स्कूल गोइंग में है, 18 से 45 और एवं सारे ग्रुप का वैक्सीनेशन चल रहा है। और हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर और 60+ का प्रिकॉशन डोज भी चल रहा है। दवा की बर्बादी कहीं नहीं है। यह मतलब इसको गलत फेक न्यूज़ कहा जाएगा। जो कोविन ऐप पे जो डेटा डाली गई है उसमें 2% की जो बात आ रही है, क्या है वो टेक्निकली क्या है? टेक्निकली कुछ नहीं है। वैक्सीन यूटिलाइजेशन रिपोर्ट एक प्रसारित होता है
वो इसके अलावा कुछ नहीं है वो। सिर्फ कोविशील्ड में ये बातें आई है या फिर कोवैक्सीन में भी हुई है? जब दवा का उपयोग होगा तो थोड़ा सा मतलब डोज जैसे 20 डोज का वायल है, कहीं पर 1 डोज बच सकता है। इस तरह का कितना मतलब अभी तक मामला है? उसका तो कोविन पोर्टल पर 2.29% देखते हैं, लेकिन अन्य जिला हमसे बहुत आगे है। हम लोग स्थिति मेरी खराब। बर्बादी दवा की बर्बादी नहीं कहेंगे। जब कार्यक्रम में गति आएगी तो ऐसा हो सकता है, क्या 20 डोज का वायल है, अगर 19 आदमी आ जाएगा तो कोशिश किया जाता है कि वो पूरे आदमी पर, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी सेशन साइट के जगह पर जो ये थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई है या गलतियाँ नहीं हुई है। मैं इसको आपको बताएं कि हम लोग वैक्सीन को अगर एक सेशन पर अगर हमारे पास 15 लोग हो गए हैं, दूसरे सेशन पर 5 होते हैं, तभी हम लोग उस वैक्सीन को मूव कराते हैं और वैक्सीन का पूरा उपयोग हम करना चाहते हैं। वैक्सीन की जो वायल है वो खुलने के बाद कितने घंटे? खुलने के बाद मात्र उसका 4 घंटे तक होल्ड ओवर है, इसके अलावा नहीं। जिला शिक्षा कार्यालय अभिलंब अनुकंपा संबंधित अभिलेख अनुशंसा करके नियोजन इकाई को भेजने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनुकंपा आश्रितों ने गुरुवार को शिक्षक शिक्षोत्तर कर्मी अनुकंपा आश्रित मंच के तत्वाधान में समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। अनुकंपा आश्रितों ने कहा कि घर चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के दफ्तर का चक्कर काटते हुए 3 साल बीत गए, लेकिन नौकरी नहीं मिला, जिसके बाद थक हार कर अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ रहा है। ये घूम रहे हैं। मेरी माँ शिक्षिका थी, उनका मरा हुआ 10 साल कैंसर रोग से मरी। अचानक उनके मरने से परिवार का जो स्थिति हुआ है हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। ऊपर का चिट्ठी आया हुआ है कि आप 1 माह के अंदर त्वरित निष्पादन कीजिए, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी इसका कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हाई कोर्ट का आदेश है CWSC 9063, CWSC 1065, उच्च अधिकारी का आदेश है, डायरेक्टर का चिट्ठी है जो आप 1 माह के अंदर त्वरित निष्पादन कीजिए, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हम लोगों को पागल पागल के आश्वासन दे के भगा दिया जाता है। क्या करें, इतना दिन से हम लोग घूम रहे हैं। अब हम लोग थक के अब हम लोग अनशन पर बैठ गए, अब हम लोग नहीं उठेंगे जब तक हम लोगों का भाई संबंधित नियोजन इकाई को नहीं भेज दिया जाएगा, तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। हम लोग ऐसे ही मर चुके हैं। अचानक उनके मृत्यु के बाद जो स्थिति है उसी तरह हम लोग, इससे अच्छा है कि यहीं पर रह जाएँ। अब जीवन यहीं बिता देना है, अब यहीं रह जाएंगे सब दिन। हम लोग नहीं उठेंगे अब कभी भी अनशन पर। किस विभाग का? शिक्षा विभाग है। मिलते हैं तो क्या कहता है पदाधिकारी? कहता है कि अगला सोमवार को तुम्हारा कागज चला जाएगा संबंधित नियोजन इकाई को, लेकिन कितना सोमवार बीत गया सो हमको गिनती भी नहीं याद है कि कितना सोमवार बीत गया, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग है कि अनुकंपा आश्रितों का न्याय बहाल कीजिए, संबंधित नियोजन इकाई को भेज दीजिए। काउंसलिंग किए हो गया, देखिए 6 में 1 साल का चिट्ठी है। 1 साल पहले हमको आया कि जिला स्तर पर सूचीबद्ध किया जा रहा है, लेकिन 1 साल के बाद भी कोई संज्ञान नहीं। सूचीबद्ध हो रहा है, अभी तक कब सूचीबद्ध होकर जाएगा कोई पता नहीं है। सिर्फ सूचीबद्ध हो रहा है, लेकिन कब तक होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सूचीबद्ध किया जा रहा है, अंत में देखिए और संबंधित भेज दिया जाएगा। कब से दौड़ रहे हैं? हम लोग 2012 से घूम रहे हैं। 2015 कोई 17 से यहाँ शिक्षा विभाग DO सर के पास हम लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं। जैसे क्या था, पहले आदेश नहीं था सरकार का। जब 2020 में आदेश आ गया जो 1 महीने के अंदर कैंप लगा करके जितने भी अनुकंपा आश्रित है सभी को बहाल किया जाए, लेकिन 1-2 साल हो गया है अभी तक। जैसे बीच में कोरोना वगैरह था तो उसका बहाना करके, फिर लॉकडाउन था इसके बहाना करके हम लोग को पहले तो भगा दिया गया। अब क्या है, बहाना कर रहे, जैसे अगले बार मतलब सोमवार मंगलवार इस तरह करते करते 2-3 महीना हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग यही DO सर से चाहते हैं जो यहाँ से अनुशंसा करके नियोजन इकाई को भेज दे, ताकि हम लोग का जो आगे का काम है वो हो जाए। लेकिन हम लोग का इतना स्थिति खराब हो गया, आर्थिक स्थिति बस से बदतर हो गया। जो औराई यहाँ से 60 किलोमीटर है, आने जाने में इतना भाड़ा लग रहा है। अभी 100 रुपया जाने में, 100 रुपया आने में। अब 200 रुपया नहीं है जो हम लोग पर डे आए और जाएँ। हम लोग अनशन पे यहीं बैठ गए हैं। अब जो होगा मरना या जीना यहीं पे होगा। हम आपके चैनल के माध्यम से यही DO सर के आदेश देना चाहते हैं, जो हम लोग का जो काम रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करें और आगे भेज दें, ताकि हम लोग का जो न्याय है वो मिल सके। मुजफ्फरपुर के क्रिकेटर शहबाज नदीम IPL की नई फ्रेंचाइजी से जुड़ गए हैं। अब वो वर्ष 2022 के IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलते नजर आएंगे।
नीलामी के दूसरे दिन उन्हें 50 लाख की बोली लगाकर लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने खरीद लिया। उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। इतने में ही उन्हें टीम ने अपने साथ जोड़ा। नीलामी प्रक्रिया में जब उनका नाम पुकारा गया तो बाकी किसी भी टीम के प्रतिनिधियों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई और लखनऊ ने उन्हें अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। इस चयन के बाद नदीम के पिता ने मुजफ्फरपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि लखनऊ सुपर जॉइंट्स के लिए नदीम का चयन हुआ है। नदीम इससे पहले दिल्ली, लखनऊ और मुंबई के लिए IPL खेल चुका है। पहले भी भारतीय टीम में 2 टेस्ट सीरीज खेला है और इच्छा है कि आगे भी देश का नाम रोशन करे। इससे पहले वो सनराइजर में था, उससे पहले दिल्ली में था, उससे पहले मुंबई में था, तो हुआ है ऐसे। कितनी खुशी है। हाँ, तो ईश्वर की कृपा, अल्लाह का करम है कि लगातार वो IPL खेला है। अब उसको और अच्छा करना है। उम्मीद तो ये है कि और अच्छा करे, जिस टीम में गया है उस टीम के लिए बेहतर करे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वो और अच्छा करेगा अपनी टीम। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी लंबे समय से प्रयासरत रहे हैं। हाँ, भारतीय टीम में तो समझिए इसने टेस्ट सीरीज़ खेला है, 2 टेस्ट इंडियन टीम की तरफ से खेला है। और प्रतिभा और अच्छे से इसको आगे बढ़ना है, तो इसी के लिए यही कामना है कि यह और अच्छा करे और अच्छे से भारत का नाम रोशन करे। कोरोना काल के दौरान काफ़ी फिटनेस को लेकर के परेशानी हुई थी, उसमें क्या कैसे झेलना पड़ा? हाँ, कोरोना के टाइम में तो प्रैक्टिस वगैरह की कमी थी और बिहार में तो और प्रॉब्लम हो गया था उसको, लेकिन ठीक है, ये सब तो फेस चलता रहता है। क्रिकेटर के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, अपना फिटनेस जारी रखिए। अब क्रिकेट वैसा नहीं रह गया है, अब तो आपको फिटनेस नहायत ज़रूरी है और इस पर वो मेहनत कर रहा है। बिहार जैसे प्रदेश से चुन करके जाना कितनी खुशी की अनुभूति होती है? तो खुशी की तो बात है। तो मनोकामना सबकी, उसकी भी है, हम लोगों की भी है और हम बिहार वासियों की भी है कि वो अच्छा करे और भारत का नाम रोशन करे। गुरुवार को जुरन छपरा स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में संत शिरोमणि रविदास की जयंती और जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, गायघाट विधायक निरंजन राय, प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद शमी इकबाल सहित उपस्थित राजद नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि संत शिरोमणि एक महान संत गुरु, पंथ दर्शक, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और भारत में भगवान के अनुयायी हुआ करते थे। निर्गुण संप्रदाय के बहुत प्रसिद्ध संत थे। साथ ही कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मिडिल क्लास तक की स्कूल फीस को माफ किया और दूसरी बार जब वो पुनः मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हाई स्कूल तक की फीस को माफ किया। आज कर्पूरी जयंती जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के तैल चित्र पर यहाँ मुजफ्फरपुर जिला राजद कार्यालय में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई और संत रविदास जी, संत शिरोमणि रविदास जी, उनके जयंती पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत उनकी भी जयंती मनाई गई। यहाँ पर सभी जिला राजद के लोग और सभी लोग यहाँ मिलकर के उनके जीवनी पर प्रकाश डाले और विशेष रूप से उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में लोगों को बताने का काम किया कि उनके किस तरह से उन्होंने गरीबों, दलितों, वंचितों की लड़ाई लड़के आज जो हक हुकूक जो उनको मिला और उनके लड़ाई को आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनके गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। उसी पर विशेष रूप से आज बड़ी चर्चा हुई। आज जिला राष्ट्रीय जनता दल द्वारा संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि मनाई गई है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी राष्ट्रीय जनता दल के ही नहीं, पिछड़ों, अति पिछड़ों सबके मसीहा रहे हैं और हम लोग के पुरखा रहे हैं। उनकी कहानियाँ बहुत है, उनके साथ हम लोग को कार्य करने का भी मौका मिला है। जिस समय वो विरोधी दल के नेता थे तो उनको 80 के दशक में कुरहनी में हम मोटरसाइकिल से भी घुमाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और रविदास जयंती
क्योंकि ये संतों के संत रहे हैं, इनके बारे में बहुत युक्तियां हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कैसे लोग उस समय भी छुआछूत करते थे और मानते थे। एक पंडित गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने पंडित कहा संत रविदास जी को कि हम गंगा स्नान जा रहे हैं, आप भी चलिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा ही पैसा लेते जाइए, गंगा जी को चढ़ा दीजिएगा। तो उस पैसा को भी धो के वहाँ पर ले जाना पड़ा। ऐसे झेलने के बाद भी आज 645 वर्ष हो गया, लेकिन संतों के संत और भगवान के नज़दीक जो अपने कर्मों से पहुंचने वाले, आज उनकी हम लोग जयंती समारोह पार्टी के द्वारा हम लोग मना रहे हैं। और आज अपने पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता साथी और नेता साथी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि जो हमारे जो पुरखों ने जो बताया था उस राह पर हम लोग चल के और पार्टी को आगे और मजबूत करना है। और आने वाले दिनों में माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है। ये हम लोगों ने आज उनके पुण्यतिथि और जन्मदिन पर हम लोगों ने संकल्प लेने का काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर महानगर इकाई की ओर से गुरुवार को लावण्या को न्याय दिलाने की मांग को लेकर तमिलनाडु सरकार के खिलाफ समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर विश्वविद्यालय संयोजक केसरी नंदन शर्मा, विभाग संगठन मंत्री उपेंद्र कुमार, विभाग सह संयोजक प्रभात श्रीवास्तव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रभात मिश्रा, RVVM कॉलेज अध्यक्ष विष्णु प्रिया सहित काफी संख्या में ABVP के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पर आज धरना स्थल पर बैठी है क्योंकि तमिलनाडु में जो हमारी छात्रा बहन लावण्या के साथ हुआ, उसे जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया और आखिरी में जब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा तब उन्हें सुसाइड करना पड़ा। और तमिलनाडु सरकार इस पे कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। हमारी बस यही मांग है कि तमिलनाडु सरकार इस पे एक्शन ले और लावण्या को न्याय दिलाए। हम लोग का धरना देने का मुख्य वजह यह है कि तमिलनाडु में पूर्व में 17 वर्षीय छात्रा लावण्या को जबरन मतलब आत्महत्या करना पड़ा। उनको मतलब सेक्रेड हाई स्कूल में पढ़ रही थी और उन पर इतना दबाव बनाया मतयांतरण करने के लिए कि आप क्रिश्चियन धर्म अपना लिए, तो लास्ट में वो दबाव में आकर उसको आत्महत्या करना पड़ा। इसी को लेकर ABVP ने तय किया कि हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और तमिलनाडु सरकार से मांग करेंगे कि जो भी दोषी है उस पर अविलंब कार्रवाई करे। लेकिन हम लोग ने मांग उठाया, तमिलनाडु सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया देने का काम नहीं किया। तो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिकारी बड़ी बहन निधि त्रिपाठी जी के नेतृत्व में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में वो लोग प्रदर्शन कर रही थी, तो उसी समय तमिलनाडु सरकार ने अपने प्रशासन को भिजवा कर गिरफ्तार करवाया। और इसी को लेकर हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगातार विरोध प्रदर्शन एवं धरना के माध्यम से तमिलनाडु सरकार को बता देना चाहते हैं कि देश का छात्र तरुणाई चुप नहीं बैठेगा। अगर आप तानाशाह करेंगे तो देश का युवा तरुणाई छात्रा बहन उठेगी और आपको जवाब देने का काम करेगी और साथ ही लावण्या को न्याय दिलाने का काम करेगी। और तमिलनाडु सरकार से आप सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जब तक लावण्या को न्याय नहीं मिलेगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघर्ष करते रहेगा। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। गुरुवार को छात्र राजद द्वारा विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में बैठक कर यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सदस्यता अभियान की जो शुरुआत की गई है उसे व्यापक बनाने और धरातल पर उतारने को लेकर छात्र राजद द्वारा 21 फरवरी को विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के बीच सदस्यता अभियान का आगाज किया जाएगा। राजद छात्र के पूर्व प्रदेश प्रधान महासचिव चंदन यादव ने बताया कि उनका यह लक्ष्य है कि कम से कम इस बार सदस्यता अभियान में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के 20,000 छात्रों को सदस्यता दिलाकर दल में जोड़ा जाए। साथ ही साथ छात्रों की सदस्यता को लेकर छात्र राजद द्वारा पूर्व में चलाए गए भ्रष्टाचार मिटाओ विश्वविद्यालय बचाओ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल का एक दिवसीय बैठक विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में बुलाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा 12 फरवरी से सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया जो गया है, उसी सदस्यता अभियान को व्यापक तरीके से यूनिवर्सिटी कॉलेज तक पहुंचाने के लिए और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने के लिए कैसे जोड़ा जाए, कैसे छात्र सदस्यता अभियान चलाया जाए यूनिवर्सिटी में कॉलेज में, ताकि हमसे अधिक छात्र छात्राएँ हमारे संगठन से जुड़ सके और ताकि हमारा संगठन और भी मजबूत हो सके। क्योंकि छात्र राजद पूर्व से ही भ्रष्टाचार मिटाओ विश्वविद्यालय बचाओ अभियान के तहत संघर्ष कर रही है। ये संघर्ष और मजबूत हो, मेरा दल और मजबूत हो, इसके लिए ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में ये निर्णय हुआ है कि कम से कम 10,000 छात्रों को इस बार इस संगठन से जोड़ा जाएगा। उनको
लोगों का निर्णय लिया गया कि व्यापक स्तर पर विश्वविद्यालय परिसर में 21 फरवरी से छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और लगातार 1 सप्ताह तक विश्वविद्यालय में चलाने का काम करेंगे। जैसा कि हम लोगों का लक्ष्य है कि 10,000 छात्रों को छात्र राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ करके अपने संगठन को, अपने दल को मजबूती प्रदान करने का। उसके बाद हम लोग इस जिले के सभी कॉलेज में जाकर के सदस्यता अभियान चलाएंगे और फिर बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी जिला इसके अंतर्गत आते हैं और वहाँ पे जो भी महाविद्यालय हैं उन सभी महाविद्यालयों का दौरा कर करके 10,000 के लक्ष्य तक हम लोग पहुँचने का काम करेंगे। सरैया के बनौली गांव निवासी आलोक पटेल की पत्नी सरिता पटेल ने गुरुवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए तत्कालीन अंचलाधिकारी पर जमीन मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया है। सरिता पटेल का कहना है कि 4 साल पहले खाता संख्या 329 खेसरा 1017 के 32 डिसिमल के प्लॉट में से 5 डिसिमल जमीन देने के लिए चयनित हुआ। इसके बावजूद जमीन मुहैया नहीं कराया जा रहा है। उस समय के सीयू तो टाल मटोल के कर ही रहे थे। वर्तमान अंचलाधिकारी भी उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। सरिता का कहना है कि उन लोगों के पास कोई भी भूमि नहीं है। परिवार बढ़ने से छोटे घर में ही कई परिवार रहने लगे हैं। मेरा नाम सरिता है, हम बनौली से आए हैं और हमारा अंचल थाना सरैया है और हम पिछले 4 वर्षों से भूमि बंदोबस्ती के लिए दौड़ रहे हैं। हमारे पास रहने के लिए भूमि नहीं है। हम नारी की जीवन जीने को मजबूर है, पर हमारे अंचल कर्मी हमारी मजबूरी समझने को राजी नहीं है और हमें गुमराह कर रहे हैं। तरह तरह से भ्रांति फैलाते हैं। कभी कहते हैं तुम्हारे ससुर के नाम पे ज़मीन बंदोबस्त है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और पूर्व सीओ द्वारा जो ज़मीन मुझे चयनित किया गया देने के लिए और वर्तमान के जो सीओ है उसको मंजूर नहीं कर रहे हैं, ना उस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। मान लीजिए वो विवादित है तो हमें दूसरा देना चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं है और हम जब भी जाते हैं तो हमें डांट फटकार के भगा दिया जाता है। कहते हैं बड़ा बाबू से मिलिए, बड़ा बाबू कहते हैं सीओ सर से मिलिए, सीओ सर कहेंगे उनसे मिलिए। हफ्ते में हम हर बार अंचल जाते हैं पर वो डांट फटकार के भगा देंगे या कहेंगे कि इस दिन को आइए, उस दिन को आइए। कभी बाढ़, कभी कोरोना, कभी कुछ का बहाना करते करते मुझे 4 साल हो गए। मुझे भूमि बंदोबस्त नहीं कराया जा रहा। सर मेरी 3 बेटियाँ हैं, मुझे किसी योजना का लाभ नहीं मिला। हम सरकार से यही चाहते हैं कि जब हम भूमिहीन हैं तो योजना के तहत मुझे भूमि बंदोबस्त कराया जाए और मुझे आवास योजना का लाभ दिया जाए। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। हम लोग कमाने खाने वाले गरीब मजदूर हैं, भूमि खरीदने में असमर्थ है। तभी हम अपने अंचल में आवेदन दे देकर थक गए हैं और उनके गुमराही, तानाशाही, अफसरशाही से मैं परेशान हो गई हूँ। जब अमीन साहब हमारे वहाँ ज़मीन जो चयनित ज़मीन को नापी करने गए वो हमसे पैसे मांग रहे थे। हम देने में असमर्थ थे। हमने कह दिया कि हमारे पास कोई पैसे नहीं, हम नहीं देंगे। और उन्होंने उसी वक्त कहा कि जब आप पैसे नहीं देते तो आपका काम नहीं होगा। और अभी तक मेरे साथ वही रवैया अपनाया जा रहा है जो उन्होंने कहा था कि आपका काम नहीं होगा, आप किसी के पास जाइए, CM, DM, PM, किसी के पास जाइए, कुछ नहीं होगा। जिलाधिकारी से मिले तो क्या कुछ हुआ? जी DM सर से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है हम आपके मामले को दिखवाएंगे और आप भूमिहीन हैं तो आपको ज़मीन मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से घोषित वित्तीय साक्षरता सप्ताह के तहत गुरुवार को मुसहरी के नरसिंहपुर गांव में गौ डिजिटल गौ सिक्योर विषय पर कार्यक्रम आयोजन किया गया। वित्तीय साक्षरता सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हर साल फरवरी माह में 14 से 18 तारीख तक मनाया जाता है। इस साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत गौ डिजिटल गौ सिक्योर के विषय पर सुरक्षित तरीके से डिजिटल लेन देन की सुविधा की जानकारी दी जा रही है। स्वाधार फिनेक्सिस 3 राज्यों में 146 वित्तीय साक्षरता केंद्रों के माध्यम से बैंक एवं सरकार द्वारा उपलब्ध सेवाओं को गांव-गांव में लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। रैली निकालकर एवं पौधारोपण के जरिए भी बैंकिंग और डिजिटल लेन देन की जानकारी दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर गुरुवार को कर्पूरी ठाकुर विचार मंच और श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, मंच के संयोजक गणेश प्रसाद, आशा सिन्हा सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महान स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रभक्त, गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आज 34वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1988 में महान देशभक्त का निधन हुआ। जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार का कायाकल्प हो गया। बिहार के विकास में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। बिहारवासी कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यकाल को कभी भुला नहीं सकते। उस जमाने में जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो आज जो मैट्रिक की परीक्षा शुरू हुई है, जब उस समय मैट्रिक के परीक्षा में हमारे बहुत से छात्र अंग्रेजी में फेल हुआ करते थे, बहुत सारा विद्यार्थियों का रिजल्ट रुक जाता था, उनका भविष्य अंधकार हो जाता था। तो कर्पूरी जी के पास जब यह बात आई तो उन्होंने विदाउट अंग्रेजी पास कर दिया मैट्रिक। कहा कि अगर अंग्रेजी में फेल है तो भी मैट्रिक पास हो जाएगा।
उसको पास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद कर्पूरी डिवीजन करके उनका नाम प्रचलित हो गया। आज भी कुछ लोग मिलते हैं जो सरकारी महकमे में हैं, प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो भी कर्पूरी डिवीजन है। महाशिवरात्रि पर इस बार कलमबाग रोड स्थित बाबा आनंद भैरवनाथ मंदिर से लगातार 21वें वर्ष भगवान शिव की बारात शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 1 मार्च को निकलने वाली इस बारात साथ झांकी में श्रद्धालु हाथी, घोड़ा, ऊंट समेत शीश महल पर विराजित भगवान शिव और माता पार्वती के भव्य स्वरूप का दर्शन कर सकेंगे। इसे लेकर कलाकार मूर्ति और झांकियों को स्वरूप देने में जुटे हुए हैं। 28 फरवरी को मंदिर में बाबा की मटकोर पूजा के साथ महाभंडार होगा। 24 घंटे के लिए रामचरितमानस पाठ और अखंड हवन यज्ञ होगा। 1 मार्च को बारात शोभा यात्रा से भव्य झांकी निकाली जाएगी। मंदिर के पुजारी पंडित अमरीश शर्मा ने बताया कि यहां से इस बार 21वें साल बारात शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में 1 हाथी, 7 घोड़े, 1 बग्घी, 1 शीश महल, ऑर्केस्ट्रा, गेस्ट हाइलाइट व बैंड बाजा समेत 31 झांकी रहेगी। बाबा आनंद भैरवनाथ के मंदिर से आज 21वां वर्ष है शिवरात्रि का। इस वर्ष पर हम लोग 31 झांकियाँ निकाल रहे हैं। इसमें हाथी, घोड़ा, बग्घी, शीश महल, रथ और 31 झांकियाँ भूत प्रताल के साथ बढ़ रहा है। हर साल कुछ न कुछ वृद्धि हो रही है भक्तों के सहयोग से, बाबा की कृपा से। झांकी का रूट क्या रहेगा? झांकी का रूट हमारा बाबा आनंद भैरवनाथ मंदिर से निकलती हुई कलमबाग चौक, अगोरिया बाजार चौक, मुक्तिनाथ मंदिर, रामदालू नगर स्टेशन होते हुए मिश्रा टोला, होमलेस चौक, दामू चौक, मझोलिया, छाता चौक, स्पीकर चौक होते हुए माता वैष्णो देवी मंदिर प्रांगण को पहुंचती है। और उसकी पूर्व संध्या पर हम लोग 24 घंटे का अष्टजाम और संध्या 5 बजे से मटकोर पूजन, अखंड भंडारा, 3 दिन का कार्यक्रम हम लोगों का रहता है। रात्रि में चौपहरा, प्रत्येक प्रहर रुद्राभिषेक और दिनांक 2 तारीख को शिव विवाह कीर्तन का आयोजन है। क्या परिचय? आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार। Okay. Okay. लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437।